नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में भारतीय संविधान के अति इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अति इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होंगे। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितनी भी एग्जाम होती है उसमें जहां भी जीएस पूछा जाता है उसमें संविधान के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे इंपोर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो भारत की संविधान सभा है इसका गठन कैसे हुआ। तो मार्च 1946 की बात है। मार्च 1946 में क्या आता है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है। और ये जो कैबिनेट मिशन है, ये कैबिनेट मिशन क्या करता है, तो भारत में संविधान सभा का गठन करता है। भारत में जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा का गठन कौन करता है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा होता है। और ये जो संविधान सभा है ये क्या करती है, तो भारत के संविधान का निर्माण करती है। भारत के संविधान का निर्माण करती है संविधान सभा। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, मार्च 1946 को होता है। और किसके तहत होता है, तो कैबिनेट मिशन के तहत आपका भारत में संविधान सभा का गठन होता है। अब दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन है ना, यहाँ से आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन की कैबिनेट मिशन की तो कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो मार्च 1946 में आता है। मार्च 1946 में आपका क्या आता है, तो कैबिनेट मिशन आता है। फिर अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने सदस्य थे, तो दोस्तों याद रखना है इसमें टोटल 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कैसे याद रखोगे, PAS से याद रखोगे। P फॉर आपका पैंथिक लॉरेंस, P फॉर आपका पैंथिक लॉरेंस हो जाएगा। P फॉर पैंथिक लॉरेंस हो जाएगा। A फॉर एवी एलेक्जेंडर, A फॉर एवी एलेक्जेंडर साहब हो जाएंगे। एलेक्जेंडर साहब हो जाएंगे, ठीक है। और S फॉर आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। तो आपसे कैबिनेट मिशन पूछे तो 1946 में आता है। 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर साहब और स्टेफोर्ड क्रिप्स। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई इसका उद्देश्य क्या था, तो मैंने अभी आपको बताया कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो भारत में संविधान सभा का गठन करना। भारत में संविधान सभा का गठन करना। और भारत में अगर संविधान सभा का ये गठन करेगा तो संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, तो टोटल 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे। ये बात किसने बोली थी, तो ये आपका कैबिनेट मिशन ने बोली थी। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बताओ इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। एससी या एससी अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी, 26 थी। और एसटी की संख्या कितनी थी, तो 33 थी। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपको याद रखना है। तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 15 महिलाएं, अनुसूचित जाति के आपके 26 थे और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्यों को शामिल किया गया था। ये पूरा सारा आपको कैबिनेट मिशन का याद रखना, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो भारत का संविधान है इसको संविधान सभा में कब स्वीकृत किया था। अब यहां से अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये जो संविधान है इसको अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया, या फिर जो संविधान सभा है इस संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था, तो याद रखना है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो भारत की संविधान सभा है इसने संविधान को अपना लिया था, अंगीकृत कर लिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 को आपका लागू किया गया संविधान को। अब ये जो 26 जनवरी 1950 की डेट है ना दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसी दिन भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन बनाए गए थे। और भारत का जो राष्ट्रगान है, ये भारत का राष्ट्रगान भी कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को 3 काम हुए थे, भारत के राष्ट्रपति बनाए गए, संविधान लागू किया गया और भारत का
राष्ट्रगान अपनाया गया। ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अगला, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो मैंने अभी आपको बताया 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य थी। एससी की संख्या कितनी थी? 26 थी। और एसटी के कितने थे? तो 33 थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भारत की जो प्रस्तावना है इसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ। कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को इसमें एक संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को इसमें एक संशोधन किया गया। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। एक तो आपका पंथ निरपेक्ष, उसके बाद में दूसरा शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द जोड़ा गया दोस्तों अखंडता। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखना है। भारत की प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और आपका अखंडता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रस्तावना से बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का संविधान है इसमें टोटल कितनी अनुसूचियां है? तो दोस्तों याद रखना है, भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां है। 12 अनुसूचियां है, मतलब जो 4 अनुसूचियां है, इस 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। कितनी अनुसूचियों को बाद में अंगीकृत या अपनाया गया? तो 4 अनुसूचियों को अपनाया गया। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक एक करके सारी अनुसूचियां मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। अगर आपसे पूछे कि भाई पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो पहली अनुसूची में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा, या राज्य संघ क्षेत्र। ठीक है, ये पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची में आपका क्या बताया गया है दोस्तों? तो दूसरी अनुसूची में बताया गया है जितने भी वेतन भत्ते हैं, तो वेतन भत्तों से संबंधित जानकारी दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची का अगर आपसे पूछे तो तीसरी अनुसूची में आपको याद रखना है शपथ से संबंधित उल्लेख है। उसके बाद में चौथी अनुसूची अगर आपसे पूछे तो जो चौथी अनुसूची है उसमें आपका जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में जो सीटें हैं इनका आवंटन किस प्रकार से होगा, ये आपका बताया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी जो अनुसूची है दोस्तों, ये पांचवी अनुसूची में बताया गया आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, यहाँ पर प्रशासन किस प्रकार से काम करेगा। उसके बाद में छठी अनुसूची में आपका बताया गया दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, ये मिजोरम में प्रशासन किस प्रकार से काम करेगा, ये छठी अनुसूची में बताया गया। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई सातवीं अनुसूची में क्या है, तो सातवीं अनुसूची में आपका जो सूचियां है, तीनों सूचियां जो है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये सातवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची में क्या है, तो जो आठवीं अनुसूची है इसमें भाषाएं, और कितनी भाषा है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब नवी अनुसूची जो कि बाद में जोड़ी गई उसमें क्या है, तो नवी अनुसूची में याद रखना है दोस्तों भूमि सुधार है। भूमि सुधार के बारे में आपका नवी अनुसूची में दिया गया। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित उल्लेख है। उसके बाद में 11वीं अनुसूची यहीं पर कवर करते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित उल्लेख है, और 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका से संबंधित है। तो ये इतनी आपकी 12 टोटल अनुसूचियां है जिनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की सुविधाओं का उल्लेख है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत
भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, उस दूसरी अनुसूची में आपका क्या है दोस्तों, तो वेतन भत्तों से संबंधित जानकारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में आपका वेतन भत्तों से संबंधित जानकारी दी गई। भारतीय संविधान में कितनी भाषा 8वीं अनुसूची में दर्ज है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत का संविधान है, इसकी जो 8वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है। कितनी भाषा इसमें है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में 22 भाषा है। वर्तमान में 22 भाषा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में आपकी टोटल 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। वर्तमान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के कौन से स्त्रोत में मूल अधिकार लिए गए? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मूल अधिकार है ये हमने कहां से लिए? तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का संविधान है ना, इसमें मूल अधिकार अपन ने कहां से लिए? तो अमेरिका से लिए। अमेरिका से लिए। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान का स्त्रोत क्या है या कौन सी चीजें हमने कहां से ली, ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर संविधान में लिए। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, संघीय व्यवस्था। जो संघीय व्यवस्था है ये अपन ने कहां से ली? भारत शासन अधिनियम 1935 में। फिर अगर आपसे पूछे कि जो लोक सेवा आयोग है, ये लोक सेवा आयोग कहां से लिया? तो लोक सेवा आयोग भी अपन ने कहां से लिया? तो लोक सेवा आयोग भी अपन ने कहां से लिया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से अपन ने लोक सेवा आयोग भी लिया। फिर अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल जो है ये कहां से लिया? तो ये भी अपन ने 1935 के अधिनियम से लिया। फिर अगर आपसे पूछे कि जो सूचियां है, सूचियों को हमने कहां से लिया? तो ये भी आपका कहां से लिया? 1935 के अधिनियम से। और अगर आपसे पूछे आपातकालीन उपबंध जो है ये भी अपन ने कहां से लिए? तो ये भी अपन ने 1935 के अधिनियम से लिए। इतनी सारी चीजें 1935 के अधिनियम से अपन ने लिए। ठीक है, फिर बात आती है दोस्तों ब्रिटेन की, कि भाई ब्रिटेन के संविधान से अपन ने भारत में क्या क्या लिया? ब्रिटेन के संविधान से अपन ने क्या लिया दोस्तों? तो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो है ये कहां से ली? ब्रिटेन से ली। फिर अगर आपसे पूछे कि द्विसदनात्मक संसद कहां से लिए? द्विसदनात्मक संसद अपन ने कहां से ली? तो ये भी अपन ने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। ब्रिटेन से ली। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई एकल नागरिकता, तो ये एकल नागरिकता भी अपन ने कहां से ली दोस्तों? तो एकल नागरिकता भी अपन ने ब्रिटेन से ली। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिण अफ्रीका से अपन ने क्या लिया? तो दक्षिण अफ्रीका से बड़ी इंपॉर्टेंट अपन ने चीज ली है दोस्तों, ये है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपन ने कहां से ली दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से अपन ने लिए। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई जो जापान है, इस जापान से अपन ने क्या क्या लिया? तो जापान से अपन ने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपन ने कहां से ली? तो ये अपन ने जापान से लिए। जापान से लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से इंपॉर्टेंट चीज अपन ने लिए दोस्तों, समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची अपन ने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली। और एक और इंपॉर्टेंट यहां से लिए दोस्तों, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, ये भी अपन ने कहां से लिया? तो ये भी अपन ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, आयरलैंड। आयरलैंड, तो आयरलैंड से अपन ने क्या लिए? तो जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक जो तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहां से लिए? तो ये अपन ने आयरलैंड से लिए। आयरलैंड से लिए। फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार अपन ने कहां से लिए? तो मूल अधिकार अपन ने कहां से लिए दोस्तों? तो मूल अधिकार अपन ने लिए कहां से? तो ये लिए अपन ने अमेरिका से।
अमेरिका से लिए। मूल अधिकार आपने कहाँ से लिए? तो अमेरिका से लिए। इतने इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और अगर याद रख लो है, जो रूस रूस है ना, रूस से अपन ने क्या लिया दोस्तों? तो रूस से अपन ने क्या लिया है? जो आपका रूस है, इस रूस से अपन ने क्या लिए? तो जो मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य अपन ने कहाँ से लिए? तो रूस से लिए। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि संविधान के स्रोत से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी अनुसूचियां भी अपन ने क्लियर कर लिए, संविधान सभा की भी क्लियर कर लिए, उसने कैबिनेट मिशन को अपन ने देखा, उसके बाद जितने भी स्रोत है उनको अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस स्रोत ने मौलिक कर्तव्य लिए? तो याद रखना है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया सोवियत संघ या रूस से अपन ने क्या लिए? मौलिक कर्तव्य लिए। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं जो सारे एक ही बार में राइट हो जाएंगे। अगला, भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से विषय को शामिल किया गया? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो भारत है, इस भारत का जो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 है, इसको बोला जाता है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ वहां राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान का भाग 1 जो है, इसमें कितने अनुच्छेद है? तो याद रखना है दोस्तों, आर्टिकल आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें आर्टिकल दिए या अनुच्छेद दिए गए, ठीक है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां से बनता है, अगर आपसे पूछे कि भाई जो आर्टिकल 1 है, इस आर्टिकल 1 में क्या दिया गया? आर्टिकल 1 में क्या दिया गया दोस्तों? तो याद रखना है, इसमें दिया गया भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में कही गई है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में कही गई है। और एक और बात इसमें कही है कि जो भारत है, इसका नाम भारत अर्थात अर्थात इंडिया होगा, ठीक है, इंडिया होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के दो नामों का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 1 में है। भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में दिया गया है कि भारत का नाम भारत और इंडिया होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई कि आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 2 में दिया दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये किसमें दिया गया? तो आर्टिकल आपका 2 में दिया गया। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना क्या होती है दोस्तों? मान लो जो इंडिया है, उसने किसी भूभाग पर अपना कब्जा जमाया है, तो उस भूभाग को भारत में शामिल करना, ये किसके तहत किया जाएगा? आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। तो नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना आर्टिकल 2 में की जाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 3 की। तो आर्टिकल 3 में क्या बताया गया कि भारत में जो राज्य है, ये राज्यों के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन या विस्तार, विस्तार, ठीक है। तो देखो, आपने देखा होगा कि जो संसद है वो कभी भी भारत के किसी भी राज्यों का नाम बदल सकती है, उनके क्षेत्र बदल सकती है। तो ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 3 में कही गई है। और आर्टिकल 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन हो रहे हैं, आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी परिवर्तन है वो किसके तहत किए जाते हैं? तो आर्टिकल 4 के तहत किए जाते हैं। मतलब आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन है वो आर्टिकल 4 कर देगा, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। तो ये बात आर्टिकल 4 में लिखी गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, भारतीय संविधान का भाग 2 किस विषय से संबंधित है? देखो, भाग 1 मैंने आपको कवर करवा दिया, भाग 2 की बात करते हैं। तो ये जो भाग 2 है ना दोस्तों, ये भाग 2 में किससे संबंधित जानकारी मिलती है? तो नागरिकता से संबंधित जानकारी मिलती है, नागरिकता से संबंधित जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे कि भाई ये जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, ये अपन ने कहाँ से ग्रहण किया? तो अपन ने ये ब्रिटेन से ग्रहण किया, ब्रिटेन से ग्रहण किया। ब्रिटेन से आपने नागरिकता संबंधित कानून लिया। नागरिकता संबंधित कानून भी कैसा? तो भारत में एकल नागरिकता होगी, एकल नागरिकता होगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि भाग 2 में कितने आर्टिकल है? तो आपका 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है वो आपका भाग 2 में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। एक मिनट,
ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 से 11 तक आपका किस में दिया गया, तो ये आपका भाग 2 में दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है अपन ने कहां से लिए, ब्रिटेन से लिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया, अति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो ये जो अनुच्छेद 12 है ना, किसके तहत आता है, तो भाग 3 के तहत। भाग 3 के तहत, भाग 3 में कितने आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल याद रखना है दोस्तों, आर्टिकल 12 से लेकर जो 35 तक आर्टिकल है वो भाग 3 में आते हैं। किससे संबंधित बात कही गई है, तो भाग 3 में नीति निर्देशक तत्व बताए गए। नीति निर्देशक तत्व जो है ये किसमें बताए गए, तो भाग 3 में बताए गए। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल इसमें बताए गए। और याद रखना है दोस्तों, ये जो 12 है ना, इस 12 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। सॉरी, अगला, अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको अधिकार याद रखना है, कौन कौन से अधिकार अपने को दिए गए हैं। तो समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपको दिए गए। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 25 से 28 तक है। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार है वो 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये 32 से लेकर 35 तक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक अपने से हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको करेक्शन करना है, ठीक है। कि जो भाग 3 है आपका, इस भाग 3 में आपके मूल अधिकार है दोस्तों। सॉरी, भाग 3 में क्या है आपका, मूल अधिकार है। मूल अधिकार है, भाग 3 में आपके मूल अधिकार है। और याद रखना है 12 से लेकर 35 तक आपके इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं, मूल अधिकार दिए हुए हैं। और कितने मूल अधिकार आपको दिए हुए हैं, तो टोटल 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32 से 35 आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 है आपका नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और याद रखना है इसमें जो आर्टिकल है ये 36 से लेकर आपका 51 तक है। 36 से लेकर 51 तक आपके आर्टिकल है। नीति निर्देशक तत्व इसमें बताए गए। और ये नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहां से लिए, तो आयरलैंड से लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य को क्या करना चाहिए, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये जो अनुच्छेद 40 है ना, इस पे बताया गया कि प्रत्येक राज्य गांवों में या ग्रामों में ग्राम पंचायत का गठन करेगा। ये बात किसमें बताई गई है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित आपका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। भारतीय संसद के कितने सदस्य होते हैं, सॉरी कितने सदन होते हैं, तो अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो संसद होती है ना दोस्तों, ये संसद किस किस से मिलकर बनती है, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है राष्ट्रपति का, फिर आता है इसमें राज्यसभा का, और उसके बाद में आता है लोकसभा का। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत की संसद में कितने सदन है, तो सदन तो 2 है। कौन कौन से, तो एक तो आपका राज्यसभा और एक आपका लोकसभा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो ये 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 3 चीजों से ये आपका भारत का संसद बनता है। लेकिन अगर अपन से पूछा संसद में सदन कितने हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा ये आपके संसद के सदन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें आपकी क्लियर करवा देते हैं। बात आती है दोस्तों संसद की। मैंने अभी आपको बताया कि जो संसद है ये 2 सदनों से मिलकर बनती है। एक आपका राज्यसभा हो गया और एक आपका लोकसभा हो गया, ठीक है। अब इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, जो सारी चीजें मैं क्लियर करवा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है इनके आर्टिकल। अगर आपसे पूछे दोस्तों संसद कौन से आर्टिकल में दी गई, 79 में। राज्यसभा जो है ये कौन सा आर्टिकल में, 80 में। और आपका लोकसभा जो है ये किस में है, तो 81 में। तीनों के आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछे
फिर अगर आपसे पूछे कि भाई जो राज्यसभा ये कैसा सदन है, तो ये उच्च सदन है, उच्च सदन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है, उच्च सदन है। और जो राज्यसभा है इसके चुनाव कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब इसमें जनता सीधे वोट नहीं डालती, इसमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, ये कैसा सदन है, तो ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों, इसका एक पदेन अध्यक्ष होता है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा ना, वो सीधा सीधा राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। ये राज्यसभा के बारे में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये जो राज्यसभा के सदस्य है ना, इनकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, 30 वर्ष। और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, ये कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दोस्तों, फिर अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो ये कैसा सदन है, ये निम्न सदन है, निम्न सदन है। ठीक है, निम्न सदन है। जो लोकसभा है इसका जो चुनाव है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो लोकसभा है इसमें जनता सीधे वोट देती है। जैसे आप सांसद को चुनते हैं तो वो सांसद लोकसभा में जाते हैं, मतलब जनता इसमें सीधा वोट करती है। जो लोकसभा है ना दोस्तों, इसके सदस्यों की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना दोस्तों, इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, कि जब भी संयुक्त बैठक होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जब भी संयुक्त बैठक होगी या दोनों एक साथ बैठेंगे, तो वो जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा ना, वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो अभी मैंने आपको बताया उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का, वही राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो याद रखना है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जो लोकसभा है इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो जनता इसमें आम जनता भाग लेती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का भाग 1 संविधान की अनुसूचियां, संविधान के स्त्रोत, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर अपन ने डिस्कस किया। संविधान की जितने भी बचे हुए आगे के भाग है वो अगली क्लास में हम कवर करेंगे, और इनसे जितनी भी चीजें बची है उनको भी हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी।